उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई को होने जा रहा है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रदेश के कई नेता उदयपुर में कैंप कर रहे हैं। चिंतन शिविर में शामिल होने वाले नेताओं में कल शाम तक उदयपुर रिपोर्ट करने को कहा गया है। ये नवसंकल्प चिंतन शिविर कांग्रेस में नए बदलावों को लेकर है, कहा जा रहा है। इसके बाद पार्टी विपक्ष की नई भूमिका में नजर आएगी, सत्तारूढ़ भाजपा से पुरजोर तरीके से लोहा लेगी। खासतौर पर 6 प्रस्ताव हैं जो पारित होंगे। राजनीतिक, आर्थिक, किसान, मजदूर, सामाजिक न्याय, संगठनात्मक बदलाव और युवाओं, महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होगी। में 3 दिन तक उदयपुर में देश भर के कांग्रेस के लगभग 400 से ज़्यादा नेता एकत्रित हो रहे हैं और मुझे लगता है कि एआईसीसी ने और सोनिया गांधी जी ने बहुत सोच समझकर इस नवसंकल्प चिंतन शिविर को बुलाया है। एक बहुत महत्वपूर्ण समय पर बुलाया है क्योंकि 2-3 राज्यों के चुनाव इस साल हैं, अगले साल कुछ राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव भी अब 2 साल के बाद होने वाले हैं। ये बात सच है कि देश में एनडीए और भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर, एक नेशनल लेवल पर अगर कोई चुनौती देकर हरा सकता है तो वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चिंतन शिविर के जरिए, राजस्थान आन बान शान और स्वाभिमान की धरती है, ये भक्ति और शक्ति की धरती है। यहाँ से कांग्रेस एक नया संदेश देगी कि भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए, भारत के संविधान के लिए, भारत का जो एक भाईचारे और प्रेम का सिद्धांत है, भारत का संविधान जो हमको सिखाता है कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे को अपना धर्म मानकर पूरा देश दंगे फसाद को छोड़कर देश को बचाने के लिए वास्तविक मुद्दों पर संघर्ष करेगा कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के डूंगरपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। आज सीएम अशोक गहलोत बेड़ेश्वर धाम पहुंचे, राहुल गांधी की सभा स्थल का जायजा लिया, फिर धाम पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा वागड़ में राजनीतिक फिजा बदल रही है और 16 मई की सभा को ऐतिहासिक बनाएंगे। तैयारी अच्छी चल रही है, तैयारी हमें अच्छी चलती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सब में उत्साह है। अब देखा अभी आपने, बहुत उत्साह है पब्लिक में भी, कार्यकर्ताओं में भी। बहुत शानदार मीटिंग भी होगी और एक ऐतिहासिक काम होगा। बेड़ेश्वर धाम का ब्रिज बनना बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ कि जितने भी तीर्थयात्री आते हैं यहाँ पर, श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए एक सुविधा हो जाएगी। बरसात आती है, नदी चलती है, तकलीफ आती है, तो लंबे समय से मांग थी, वो मांग पूरी होने जा रही है, तो सबको खुशी है। और उसी ढंग से टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा, टाइम बाउंड ब्रिज बनेगा, सारी स्कीम बन चुकी। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 41वें दिन भी जारी है। कल कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने महापंचायत बुलाई है। तैयारियों को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है। महापंचायत में किसान नेताओं, जनप्रतिनिधियों, छात्र नेताओं के साथ साथ आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। सभी विधायकों को हमने पत्र दिया, सभी पार्षदों को पत्र दिया है। मतलब 12 तारीख तक से पहले ये था भी हमने किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी। हमें आज यहाँ पे बैठे 41 दिन हो गए, सरकार ने हमारी वार्ता नहीं सुनी। राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आमजन को हमने अखबारों के अंदर पर्चे बंटवाए हैं। आज सभी का सहयोग लेंगे। सभी के सहयोग को लेकर 12 तारीख को एक बहुत बड़ा कदम शहीद स्मारक से उठाया जा सकता है। और चलिए सीधा चलते हैं धरना स्थल पर। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, किस तरह से महापंचायत की तैयारियों को मूर्त रूप दिया गया है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर के कोविड स्वास्थ्य सहायक आज से ही जो है वो शहीद स्मारक पर जुटने लगे हैं और बड़ी संख्या में अब तक जो है वो कोविड स्वास्थ्य सहायक पहुंच चुके हैं। कल जो है वो महापंचायत का आगाज जो है वो शहीद स्मारक पर होगा और इसमें पंजाब और हरियाणा के जो किसान नेता हैं वो जो है उनको आमंत्रित इन्होंने किया है। हालांकि राकेश टिकैत की पहले बात की गई थी, लेकिन राकेश टिकैत जो है वो नहीं आएंगे, ये तय हो चुका है इस महापंचायत में। लेकिन उसके अलावा दूसरे जो किसान नेता हैं उनको यहाँ पर जो है वो आमंत्रित किया गया है। साथ ही छात्र संघ के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे।
मनोज, जानना चाहेंगे कौन कौन नेता जो है वो यहाँ पर कल मौजूद रहेंगे? देखिए, जो भी राष्ट्रीय किसान आंदोलन के नेता थे, अभिमन्यु जी गोहाड़, जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, और भी राष्ट्रीय जो स्तर के जो नेता हैं किसान आंदोलन के, वो नेता आएंगे। और जो भी राजस्थान के छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनको सबको इनवाइट किया गया है, सामाजिक नेताओं को इनवाइट किया गया है, और सभी तरीके के नेताओं को और जो भी विधायक हैं उनको इनवाइट किया गया है, मंत्रियों को इनवाइट किया गया है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को भी इनवाइट किया गया है कि वो हमारे बीच में कोई अच्छा संदेश लेके आए। और कल की महापंचायत जो होगी वो एक राजस्थान के नरसेज इतिहास की बहुत ही अच्छी महापंचायत होगी, ऐतिहासिक महापंचायत होगी। अगर कल भी आपकी मांगे जो है वो नहीं सुनी जाती तब आप लोगों का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, अगर हमारी कल मांगे नहीं मानी जाती हैं तो परसों 13 तारीख से कांग्रेस का जो चिंतन शिविर शुरू होने जा रहा है उसमें हम ये विषय रखेंगे, वहाँ उदयपुर जाएंगे, यहाँ से उदयपुर के लिए कूच करेंगे। और कांग्रेस को ये चिंता होनी चाहिए कि 28,000 युवाओं को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। 1 लाख के पोस्टर लगा देने से रोजगार नहीं मिलता। 28,000 युवाओं को भविष्य को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। कोरोना में जिन लोगों ने आपकी सेवा की है, 8 करोड़ लोगों की सेवा की है, उनके भविष्य को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, ये कांग्रेस चिंतन करे। इसके लिए हम ठीक है। तो चलिए शुक्रिया सौरभ, तमाम तस्वीरों के लिए और तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरों को इनकी बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते आगे। ताज हमारा है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य बीजेपी सांसद दिया कुमारी के मुताबिक उनके पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि जयपुर राज परिवार का वहां पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है उसके बदले में कोई मुआवजा दिया गया, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ बोल सकते थे। अब अच्छा है किसी ने आवाज उठाई और कोर्ट में याचिका दायर की है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इससे जुड़े सबूत कोर्ट को मुहैया कराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ताजमहल के कुछ कमरे या कुछ पार्ट हैं जो सील हैं, उसे खोला जाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि ताजमहल की जगह क्या था। उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली उन्होंने इसको लिया था, उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। तो आपका मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूँगी, इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए, कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है, उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टेब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके? अभी हम लोग देख रहे हैं इसको एग्जामिन। ठीक। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस मेहता की कोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जज ने मामले में अमन चोपड़ा को निर्देश दिया है कि आगामी 16 तारीख को 11 बजे से 5 बजे तक डूंगरपुर थाने में उपस्थित होकर पुलिस जांच में सहयोग करे। इस दौरान अमन चोपड़ा के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट से निवेदन किया कि कहीं ऐसा ना हो कि अमन चोपड़ा जांच में सहयोग करने आए और इसी प्रकरण में कोई अन्य एफआईआर दर्ज कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। इस पर कोर्ट ने निर्देशित किया कि इस प्रकरण में और दर्ज एफआईआर के मामले में भी अमन चोपड़ा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी। और माननीय उच्च न्यायालय ने अमन चोपड़ा की इस एफआईआर के अंदर जो बिचीवाड़े थाने में करी गई है या यदि कोई और फ्यूचर में एफआईआर होती है तो उन सारी एफआईआर के अंदर अरेस्ट पे स्टे कर दिया है और अमन चोपड़ा को डायरेक्शन दिया है कि वो 16 मई को सुबह 11 बजे बिचीवाड़े थाने में इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देने के लिए उपस्थित होंगे। और चले रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक संघर्ष से सफलता तक पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। विकास और विजन के 2 दशक, सपनों को कैसे बनाया हकीकत। मोदी मॉडल के 20 बरस, रात 8:30 पर नहीं हो पाई, लिहाजा राजनीतिक दखल के बगैर प्रदेश में शिक्षकों का तबादला संभव नहीं है। करीब 85,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों से तो आवेदन तक ले लिए गए, मगर तबादले कब होंगे इसका सभी को इंतजार है। कोई कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, सरकारें यही कहती है कि हम तबादला नीति लेकर आएंगे। करीब 2 दशक गुजर चुके हैं, उसके बाद भी यह तबादला नीति लागू नहीं हुई है। अगर बात करें तो 85,000 शिक्षकों ने गत वर्ष आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन अब तक स्वीकार नहीं किए गए। और शिक्षक संगठन अपना दर्द हर सरकार के प्रतिनिधि के साथ बांटते आए हैं, लेकिन सियासत का अंदाज देखिए। बीजेपी सरकार के वक्त शिक्षा मंत्री रहे वासुदेव देवनानी का तर्क है कि हमने तो नीति बना दी थी, गहलोत सरकार उसे लागू नहीं कर रही। सरकार चाहता तो उसको हमने कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कई 3-4 प्रांतों से तमिलनाडु स्टडी करके हमने बनाई थी। सरकार चाहे तो उसको भी लागू कर सकती है, चाहे उसमें कुछ और बदल करनी है तो बदल करके लागू कर सकती है, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं लगती। अब बात मौजूदा शिक्षा मंत्री की करें तो पॉलिसी बना लेने का दावा तो उनका भी है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ट्रांसफर की फाइल मुख्य सचिव के दफ्तर में मंजूरी का बाट जोह रही है। ये ट्रांसफर पॉलिसी शिक्षा विभाग ने बनाकर मुख्य सचिव के माध्यम से भिजवा दी है। उसको अभी यदि कैबिनेट जितना जल्दी अप्रूव कर देगी वो नीति लागू हो जाएगी, और उस नीति में बहुत ही पारदर्शितापूर्ण तरीके से उपाय किए गए हैं। उनको चूंकि बिना उसको पास किए हुए मैं उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन हालांकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री पिछली सरकार को दोष देने में भी पीछे नहीं हैं, और उनका तर्क है कि ट्रांसफर नीति का राजनीतिक दुरुपयोग न हो, इसके लिए हमने पुख्ता कानून तैयार किए हैं। कांग्रेस की इच्छा शक्ति बहुत है, क्योंकि बीजेपी ने चुन कर कांग्रेस के लोगों को बाहर फेंका हुआ है। हमारी इच्छा शक्ति बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अड़चन जो है वो आप जानते हैं कि इनकी वरीयता और जो सीनियरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है। बहरहाल मौजूदा शिक्षा मंत्री तकनीकी कारणों का हवाला देकर तबादला पॉलिसी पर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, मगर पॉलिसी कब आएगी इसका इंतजार शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। 2 दशकों से शिक्षकों का इंतजार आज भी ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लगातार जारी है, और ये इंतजार कब खत्म होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। फिर सिर उठा रहा है खालिस्तान, मदद कर रहे पाकिस्तान अफगानिस्तान। NIA करेगी मोहाली हमले का अनुसंधान, पंजाब पर नापाक नजर। पंजाब में सत्ता परिवर्तन के बाद से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में एक के बाद एक आतंकी गतिविधि सामने आ रही है, और उनके तार खालिस्तानी समर्थक और उसके मददगार पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। सोमवार को मोहाली में पुलिस खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट से हुआ हमला भी इसी ओर इशारा कर रहा है। सोमवार शाम 7:45 पर SAS नगर में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर हमला हुआ। हमले में रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड यानी RPG से हमला किया गया। RPG हथियार को कंधे पर रखकर चलाया जाता है। मतलब ये कि मुख्यालय पर करीब 80 मीटर दूर से हमला किया गया। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हमले की जिम्मेदारी ली है। खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तान
आईएसआई और तालिबान से मदद मिलती है। जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ है शाम के टाइम, उस टाइम कमरे में कोई नहीं था और इम्पैक्ट दीवार पे आया, इसलिए नुकसान कोई नहीं हुआ है। और लेकिन ये चैलेंज है और हम इसको मरुधरा में एक बार फिर कोरोना केसेस में बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश में महज 10 दिनों में 700 से अधिक केस आ चुके हैं। 2 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मई से 10 मई तक प्रदेश में 732 नए केस आए हैं। जयपुर और अजमेर में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर में सामने आ रहे हैं। राजधानी में अब तक 550 से अधिक केस आ चुके हैं। उस समय से निश्चित रूप से हमारे कोरोना केसों में वृद्धि हो रही है। जहाँ पिछले 10 दिन बात करें तो लगभग 400 साढ़े 400 केसों से ज़्यादा संख्या में केस हमारे यहाँ पर पॉजिटिव आ चुके हैं। आज भी 70 केस लगभग हमारे यहाँ पॉजिटिव जयपुर में पाए गए हैं। हमारी कोशिश है कि कैसे भी इनके जो संख्या, इन पर रोकथाम लगाई जाए। ये देखने में आया कि ये केसेज कोई सीरियस मामले अपने को रिपोर्ट करने को नहीं मिले हैं, पर 102 मामले कल पूरे राजस्थान में आने के बाद 76 केसेज जयपुर में थे। तो अपने को जयपुर वासियों, पूरे राजस्थान वासियों में आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कोविड के बचाव के लिए जितने भी माध्यम हैं वो अपने को अब एहतियात के रूप में बरतने चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, जब ज़रूरी नहीं हो तब भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। जोधपुर से खबर है, एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मनिंदरजीत सिंह बिट्टा यहां पहुंचे और प्रदेश में अलग अलग जगह हो रहे उपद्रव को लेकर अपनी राय रखी। बिट्टा ने कहा सभी राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा सभी राजनीतिक दल एक मंच पर आए, एक धर्म मानवता के लिए चर्चा करें, तभी ऐसे मामले रुक सकेंगे। हम सबको, पॉलिटिकल पार्टियों को, सब धर्म गुरुओं को एक मंच पे इकट्ठा होकर के, जैसे पंजाब में टेररिज्म था, पंजाब में भी कभी ऐसे हालात थे, ऑल पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे हुई, मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, दंगे ना हो, फसाद ना हो, अमन शांति रहे। तो हमने ठीक किया, हम सब पॉलिटिकल पार्टियों के लोग एक मंच पे आए, ऑल पार्टी बैठक हो, बैठक में चर्चा हो, क्या सोल्यूशन निकल सकता है, किसकी गलती, किसकी नहीं गलती, वो भी चर्चा हो। और श्रीगंगानगर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने प्रदेश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव और दंगों के लिए गहलोत सरकार की इंटेलिजेंसी फेलियर को इसका जिम्मेदार बताया। सांसद ने सरकार पर दंगों को समय रहते नहीं संभालने के आरोप लगाए। राजेंद्र गहलोत ने कहा मौजूदा हालात में पहले करौली फिर जोधपुर में हुए सांप्रदायिक तनाव के लिए पूरी तरह राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। जगह जगह पर तनाव हुआ है, सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं, पर जोधपुर में बलवा हुआ है, दंगा नहीं हुआ। एक तरफ यह ईद की नमाज के बाद लोग निकले और लूट मार करने शुरू कर दी, और उसके बाद जिनकी लूट हुई और जिनके साथ जिनके नुकसान हुआ, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तो हमेशा ये होता है कि 10 लोग इधर से ले लो, 10 उधर से ले लो। हमने पुलिस प्रशासन को और सरकार से ये कहा है कि किसी तरह की किसी भी पीड़ित व्यक्ति पर अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त। बात दौसा की। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप मामले के बाद कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का कहना है राजस्थान में रावण राज्य आ गया है। साथ ही उन्होंने मामले में सीबीआई जांच की मांग रखी। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए, और मंत्री पुत्र के खिलाफ जो काम हुआ है वो काम तो इतना जघन्य अपराध है कि राजस्थान सरकार ना बेटियों की सुरक्षा कर रही, ना महिलाओं की सुरक्षा कर रही, ना ही अत्याचारों से इन महिला और बेटियों को बचा रही है। खुद मंत्री के बेटे जब इस तरह के कार्यक्रम में लिप्त होंगे तो मैं सोचती हूँ कि ये तो रावण राज्य हो गया। ये बलात्कार का आरोप, बलात्कार के उनके बेटे को बलात्कार का आरोप है, वो सही है, परंतु यदि राजस्थान की पुलिस जांच करती। बढ़ती गर्मी के कारण इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की हालत भी खराब है। ऐसे में उन्हें गर्मी से बचाने के लिए जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क यानी में पानी, फव्वारों से लेकर कूलर की ठंडी हवा का इंतजाम किया गया है। मौके पर पहुंचकर इंतजामों के बारे में
जानकारी ली सहयोगी अरबाज अहमद ने। चिलचिलाती धूप और लू राजस्थान में कहर बरपा रही है। ऐसे में बेजुबान वन्य जीवों के लिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेरनी रंभा हमारे साथ में मौजूद है। इन्हीं जीवों को जो है फव्वारों के जरिए पर्दे लगा करके, कूलर चला करके और ख़ास तौर पर खान पान में ठंडे बदलाव करके राहत देने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें हीट वेव के ख़तरनाक दुष्परिणामों से बचाया जाए। और जो भी इनको ज़रूरत है वो चाहे पानी में इलेक्ट्रोल दिया जाए, इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो इनको अगर देखा जाए तो दवाएं दी जा रही हैं, उन दवाओं का इंतज़ाम किया जाए। चारों तरफ जो है कवर करके गर्मी से, धूप से सीधे इन चीज़ों के जो एक्सपोजर से इनको बचाया जाए। इन इंतजामों के जरिए कोशिश यही है, जो मौसम विभाग की चेतावनी है और तेज़ गर्म और ख़तरनाक लू है उससे इनकी हिफाजत हो और वन्य जीव अपने माहौल के अंदर जो है बड़े आसानी से इस मुश्किल माहौल का सामना कर सकें। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।